हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको हिंदी शिक्षण विद्या पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, जब पहले वाले विचार बाद में व बाद वाले विचार पहले लिखे जाते हैं तो वह विचारों को प्रस्तुत करने में कौन सी विसंगति है। इसका मतलब क्या है, जो विचार बाद के थे उसको पहले लिखा है और पहले वाले को बाद में लिखा है, वो किस कारण लिखा है स्त्री। तो ऑप्शन नंबर 1 मौलिकता, या एक मौलिक था कि ये इस तरीके से ही लिखे जाने हैं। ऑप्शन नंबर 2 सुसंबद्ध, या फिर उनका एक दूसरे का संबंध ऐसा था तो इस कारण ऐसा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता किसे बोलते हैं, जो क्रम से लिखा जाता है। जैसे कि गिनती होती है 1 2 3 4, तो एक क्रम से होती है। तो ऐसे क्या है, वाक्य में ना कई बार आपने देखा होगा कोई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ना उन्हें लिखा जाता है कि इनको क्रम से लिखो। जैसे पहले का जो बात आनी थी वो लास्ट 10वें नंबर पे है और 9वें नंबर की जो बात थी वो ना दूसरे नंबर पे है, तो उसके बाद उसका ऑप्शन लिखे हुए होते हैं कि इसको क्रम से लिखो। तो उसको क्या है, जब हम क्रम से लिखते हैं तो क्या है, बिल्कुल सही वाक्य बनता है। तो ये क्या है, क्रमबद्धता। ऑप्शन नंबर 4 है सभी, या फिर ये सारे ही हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि क्रमबद्धता से ये कारण ही पूरा वाक्य का निर्माण होता है, और जब सही वाक्य का निर्माण होना ही जो है क्रमबद्धता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, हिंदी कक्षा के अंदर जो बच्चे होते हैं वो हिंदी को जब सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको परेशानियां होती है। वो क्यों होती है? ऑप्शन नंबर 1 प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। मतलब जो हिंदी वो खुद बोलते हैं और जो उनकी मातृभाषा होती है, जैसे कक्षा के अंदर मानक हिंदी बोली जा रही है, लेकिन क्या है उनकी मातृभाषा जो है गुजराती है, अवधी है, तो क्या है उनमें वो संरचना नहीं कर पाता है, इसलिए उनमें अंतर के कारण उसको परेशानी होती है। ऑप्शन नंबर 2 है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, या फिर क्या है वो मन लगाकर जो है बिल्कुल हिंदी नहीं सीखते, इस कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 3 है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या फिर क्या है हिंदी सीखने में जो है उनका ना मतलब मन नहीं होता, उनका सीखने में कोई रुचि नहीं होती है, कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती, इस कारण वो उनको कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 4 है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। क्या फिर हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन भाषा है? तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ना हिंदी में और उनकी मातृभाषा में दोनों में अंतर होता है, उनकी संरचना में अंतर होता है, तो उनको ना सीखने में थोड़ा कठिनाई उत्पन्न होती है। और जब वो शब्दों को अच्छी तरीके से हिंदी के जब स्टार्टिंग से जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जब वो बच्चे सीखते हैं तो फिर उनको सही तरीके से हिंदी भाषा आ जाती है। तो इसलिए दोनों की मातृभाषा और हिंदी में फ़र्क होता है, इसी कारण उनकी संरचना में अंतर के कारण ही उनके साथ ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3, बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? इसका मतलब क्या है, बोलना जब हम अपनी बात को बोलते हैं किसी के सामने, और है ना दूसरे की बात को हम समझते हैं, और फिर अपनी बात को समझ के और फिर उसको हम कॉपी पे जब बच्चा लिखता है तो वो क्या करता है, अपने भावों को लिखता है। तो क्या है, जो उसने बात को समझा और उसको ही वो लिखा, तो क्या है, तो अभी जो बोलना व लिखना जो है भाषा के वो किस पक्ष को बताता है कि भाई बोलना और लिखना। क्योंकि देखो दोनों ही चीज़ के अंदर क्या है, हम बच्चा क्या है अपने भावों को व्यक्त कर रहा है, या तो कोई अपने भावों को बोल के बता सकता है या फिर क्या है लिख के बता सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अभिव्यक्ति पक्ष, इसमें क्या है अभिव्यक्ति पक्ष मतलब क्या होता है, अभिव्यक्त करना मतलब बताना, सामने वाले को अपनी बात को बताना और सामने वाले की बात को सुनना। अब बच्चा क्या है अभिव्यक्त करता है, कैसे अपनी बात को बताया, सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा, या फिर आप कक्षा के अंदर टीचर हैं और आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा है, तो बच्चे ने ना आपका जवाब सुना है क्वेश्चन और उसके बाद वो जवाब दे रहा है, तो वो क्या अभिव्यक्त कर रहा है कि अपनी बात को बता रहा है। ऑप्शन नंबर 2 है ग्रहण पक्ष, या फिर वो किसी चीज़ को ग्रहण करता है, मतलब कि इस बात को लिया और उसको ग्रहण कर लिया उसने कि हाँ ये बात ऐसी होती है। या ऑप्शन नंबर 3 है उपयुक्त दोनों, या फिर क्या है वो दोनों ही ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इनमें से कोई नहीं, या फिर क्या है इनमें से ना कोई भी नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 30 पहला,
क्यों? क्योंकि ना बोलना व लिखना दोनों ही अभिव्यक्ति के कौशल है, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है अभिव्यक्ति के कौन से कौशल होते हैं। तो आप यही बता सकते हैं जब भी अभिव्यक्त करेगा बंदा बोल के या लिख के ही करेगा, बच्चा बोल के या फिर लिखेगा। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मतलब क्या है कि भाषा का जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। भाई भाषा है, हर बच्चे की अपनी एक मातृभाषा होती है, वो जिस परिवेश से आता है तो उसकी अपनी एक भाषा होती है, स्कूल में आके उसको एक मानक भाषा मिलती है, तो उस भाषा को प्रभावित कौन करता है। ऑप्शन नंबर 1 परिपक्वता। मतलब देखो जब परिपक्व मतलब क्या होता है, जब 16 से प्लस हो जाता है, जब मेच्योर हो जाता है, जब समझदार हो जाता है, जब बातों को सही तरीके से सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं, तो वो क्या होता है, परिपक्वता के अंतर्गत आता है कि हाँ कि वो समझदार व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 प्रेरणा, या फिर हम किसी से मतलब बच्चा किसी से प्रेरणा ले रहा है तब उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हाँ वहाँ उसने कोई बात सीखी तब उसको प्रेरणा के रूप में बता रहा है। ऑप्शन नंबर 3 स्वास्थ्य, या उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो उसके स्वास्थ्य के कारण ही मतलब स्वास्थ्य अच्छा सब चीज़ सीख सकता है, तो वो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी, या फिर क्या है कि उपयुक्त सभी। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि देखो भाषा विकास को जो है प्रभावित करने वाले ये चारों ही कारण हैं। देखो परिपक्व होना भी बहुत ज़रूरी है, प्रेरणा से भी बच्चे की भाषा का विकास होगा, स्वास्थ्य सही होगा तभी तो वो सही शब्दों को सीख पाएगा और सही शब्दों को वो बोल पाएगा। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है इसका। प्रश्न नंबर 5, बच्चों में भाषा प्रवाह तथा तार्किक शक्ति का मूल्यांकन करने हेतु उपयुक्त है। मतलब क्या है, बच्चों में भाषा प्रवाह का मतलब क्या है, भाषा को बिल्कुल जो प्रयोग कर रहा है, जो शब्दों को बिल्कुल प्रवाह रूप में कर रहा है, एक के बाद एक शब्दों का रूप है, वो बिल्कुल अटक नहीं रहा है। वो मतलब जो भी शब्द अगर आप पढ़वाते भी हो बच्चे से, कक्षा के अंदर पाठ पढ़ाते हो, तो वो पाठ भी बिल्कुल सही तरीके से और एक ही बार में पढ़ रहा है, वो अटक कर नहीं पढ़ रहा है या शब्दों को जोड़ नहीं पा रहा है, तो वो क्या है उसमें अंदर मतलब कठिनाई है। लेकिन क्या है, भाषा को प्रवाह सही रूप में बोल रहा है। अगर आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा है वो सही रूप में ही बिल्कुल आपको जवाब दे रहा है, एकदम भाषा प्रवाह के रूप में। और आपने कोई उससे प्रश्न का उत्तर पूछा है तो वो एकदम आपको सुनाएगा बिल्कुल कि हाँ इसका मतलब ये आंसर है। तो क्या है, भाषा प्रवाह तथा तार्किक शक्ति क्या होती है, तार्किक मतलब होता है तर्क करना, जो कि तर्क की शक्ति होती है। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ऐसा क्यों हुआ मैम, या इसने ये ऐसा क्यों है, तो क्या है वो तर्क कर रहा है किसी भी प्रश्न के ऊपर, वो तर्क कर रहा है, तो तार्किक शक्ति का। तो हम जो बच्चे की जो है भाषा के प्रभाव को और उसकी तर्क शक्ति का जो अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो वो किस प्रकार कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा सही बिल्कुल भाषा का प्रभाव यूज़ करता है, प्रयोग करता है, और उसकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज़ है, और हर चीज़ का बच्चा ना सोल्यूशन पूछता है, हर चीज़ के बच्चे ना क्वेश्चन मार्क होता है इसकी हर चीज़ के ऊपर। और तो हमें ये लगेगा कि बच्चे की तर्क, क्योंकि देखो जब तक बच्चे तर्क नहीं करेगा, तर्क शक्ति उसकी तेज़ नहीं होगी, तब तक वो सीखेगा कैसे भाई। कि जैसे साइंस होती है, विज्ञान होता है, विज्ञान क्या है, वो तर्क शक्ति के ऊपर चलता है, ऐसा क्यों है। तो बच्चे की जब तक तर्क शक्ति नहीं होगी, भाषा प्रवाह नहीं होगा, तो बच्चे का विकास कैसे होगा। तो इसलिए ये दोनों ही के कारण ही बच्चों का विकास जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 लिखित परीक्षा है, या तो हम बच्चे की जो है लिखित परीक्षाएं करवाएं कि हाँ भाई बच्चे की जो लिखित परीक्षाएं होगी तो बच्चा उसके अंदर जो है भाषा प्रवाह का हम देख लेंगे। और ऑप्शन नंबर 2 है मौखिक वार्तालाप। मौखिक वार्तालाप क्या है, मुंह से वार्तालाप। तो क्या है, आप मौखिक होता है मुंह से बातचीत करवाना। मतलब क्या है, अगर किसी आपने 2 बच्चों को खड़ा कर दिया है और आपने उनको एक संवाद दे दिए, तो एक बच्चे ने कुछ बोला और दूसरा बच्चा तुरंत उसका आंसर दे रहा है। अगर उसने पूछा क्यों है ऐसा, तो वो उसको, तो क्या है जब 2 बच्चे आपस में बातचीत करेंगे तो उनकी क्या भाषा प्रवाह होगी, प्लस उनकी तर्क शक्ति होगी, और दोनों को तर्कों का मतलब करेंगे कि हाँ भाई इसका आंसर ऐसे क्यों है, या मतलब ये ऐसे क्यों होता है। तो क्या उनकी भाषा मौखिक अगर वार्तालाप होगी तो सबसे ज़्यादा ही बच्चा उस चीज़ को बताएगा। ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्ति परीक्षण, या क्या है व्यक्ति का मतलब परीक्षण किया जाए कि मतलब कि इसके अंदर भाषा प्रवाह कैसे है, या ये कैसे पढ़ रहा है, इसके अंदर मतलब तर्क शक्ति है या नहीं है, ये कैसे तर्कों को लेता है, या तो हम व्यक्ति का मतलब पूरा परीक्षण करें। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है मौखिक वार्तालाप। क्योंकि देखो जितना आप बच्चों से काम करवाओगे, जितना आप बच्चों को सिखाओगे और प्लस उसको पास बच्चों से कहोगे खुद करने के लिए, तो बच्चे का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। क्योंकि जितना बच्चा खुद से करके सीखेगा ना उतना ही आएगा। क्योंकि देखो कुछ खुद से स्वयं से करना और एक आपने बता दिया
और एक, क्योंकि बच्चों को आपने रटवाना तो है नहीं, क्योंकि आपको बच्चों को सिखाना है, तो सीखेगा कैसे जब तक वो खुद नहीं करेगा। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दो बोलने का, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने उनसे क्वेश्चन मतलब पूछे हैं तो उससे आंसर बच्चे से पूछो कि इसका क्या उत्तर होगा। और जब बच्चा एकदम ना बोलेगा, आपको उत्तर बताएगा, तो उसका भाषा प्रभाव होगा, पता चलेगा कि बच्चा उत्तर सही दे रहा है, और एकदम भाषा प्रभाव होगा, और उसकी तर्क शक्ति का भी विकास हो रहा है बच्चे का। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, बच्चों में बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है। मतलब क्या है इसमें, बच्चों के बोलने के कौशल का, अगर हमने कि बच्चा कैसे बोलता है, कैसे शब्दों का यूज़ कर रहा है, बच्चे की ना साउंड कैसे ले रहा है, तो क्या है, और वो बात जो बोल रहा है सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए हम कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के साथ परिचर्चा कराई जाए। या तो क्या है, बच्चों के साथ जो है ना परिचर्चा करवाएं। परिचर्चा कैसे होती है, आप बच्चों के साथ जो ना मिलकर आपस में ना बातचीत होती है। जैसे किसी कोई टॉपिक ले लिया है, कोई विषय है, आप कोई मतलब आपने प्रदूषण ले लिया है, तो बच्चों से क्या है, प्रदूषण के बारे में पूछो। अच्छा क्या होता है प्रदूषण में, अच्छा प्रदूषण होता कैसे है, प्रदूषण से हमारे को क्या क्या मतलब हानिकारक होता है, किस किस कारण से हानिकारक होता है प्रदूषण। अच्छा प्रदूषण जो करने वाले कौन कौन लोग होते हैं, हमें अच्छा प्रदूषण छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है। तो बच्चों से आप ऐसे ना मतलब परिचर्चा करेंगे, फिर बच्चे जवाब देंगे, तो क्या होगा उसमें ना बोलने का जो कौशल आएगा बच्चे का। तो बच्चे ना सोचेंगे, चिंतन करेंगे कि मैडम ने ये क्वेश्चन करा है, तो फिर वो अंदर ही अंदर ना इस बात के लिए चिंतन करेंगे कि ये आंसर इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। तो हर एक बच्चे के ना आपको उत्तर बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे। तो ना इसमें क्या होगा, बच्चे का बौद्धिक विकास होगा, चिंतन करेगा, मानसिक विकास होगा, और बच्चे का सामाजिक होगा विकास होगा। बच्चे समाज के बारे में सोचेंगे कि गंदगी होती कहाँ कहाँ पे है, तो क्या है इसमें बच्चों का बहुत सारा विकास होगा। तो इसका जो है परिचर्चा करवाना जो है बहुत ही सही रहता है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों का एक एक कर कक्ष में किसी पाठ्य वस्तु पर भाषण कराया जाए। अब बोलने के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, अब जैसे आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो आपने हर एक बच्चे को कह दिया चलो भाई आपका एक विषय है, पाठ्य वस्तु में से आपके पाठ में से समझ लो आपने आज कोई पाठ पढ़ाया है आपने शेर का और ना क्या कहते हैं कि चूहे का, तो आपने बोल दिया चलो आप शेर के बारे में बताओ। तो बच्चे को एक टॉपिक दे दिया, विषय दे दिया, और आपने कह दिया उसको वो भाषण देगा उस पर। तो बच्चा ऐसे बताएगा अपने पूरे शेर के बारे में, उसने मतलब दिमाग में चिंतन कर लिया है, रट लिया उस चीज़ को, और फिर वो यह बता रहा है। तो तब आप देख सकते हो कि बच्चा भाषण सही तरीके से दे रहा है नहीं दे रहा है, बता रहा है नहीं बता रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करें। अब शिक्षक स्वयं बच्चों से कैसे वार्तालाप करें, अब टीचर जो है बच्चे, अब आप खुद एक शिक्षक बनने वाले हो, तो आप बच्चों से क्या करोगे। अब आपने बच्चों को बताया कि चलो बच्चों बताओ पहाड़ ना कहाँ कहाँ होते हैं, पहाड़ आपने कहाँ देखे हैं पहाड़। तो आपने कोई क्वेश्चन किया, बच्चे क्या उसका जवाब दे रहे हैं कि ना मैम पहाड़ करना क्या कहते हैं कि ना हिमालय की तरफ पहाड़ होते हैं, हम ना मैम क्या कहते हैं कि उत्तराखंड साइड पहाड़ होते हैं। तो पहाड़ के कौन कौन से मतलब राज्य हैं, तो बच्चों से आपने चर्चा करी, बच्चे ने उसका जवाब दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, आप परिचर्चा कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, आप बच्चों के बोलने के कौशल का विकास कर रहे हैं। बच्चे ना जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप उनको मौका देंगे, आप उनसे कुछ पूछेंगे तभी तो वो आपको जवाब देंगे, और जब आपको वो जवाब देंगे तो उनके बोलने का जो कौशल है वो उनका विकास होगा। और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखो बोलने के कौशल के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ के आप मौके दोगे ना, तभी बच्चे सीखेंगे कि हाँ ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7, बच्चों में पढ़ने की समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त है। इसमें क्या है, बच्चों की पढ़ने की समझ का, पढ़ने की समझ से क्या है, बच्चों को आपने पाठ दिया और बच्चे ने ये पाठ कैसा पढ़ा है, उसको समझ आया नहीं आया, तो उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे कि वो बच्चे को पाठ समझ आया नहीं आया। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों से शाम पट पर लिखवाया जाए। या तो ये है कि बच्चों को आपने पाठ पढ़ने के लिए देता, उनसे बोले कि आप जो है उसमें से जो कठिन शब्द थे या उसमें से जो बहुत आसान शब्द थे वो आप ना उस पर ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाओ। तो बच्चे को आपने शाम पट पे चौक दे दिया और उसको कहा कि आप लिखो। दूसरा ऑप्शन क्या है, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाई जाए। या फिर क्या है, बच्चों से हम कहेंगे आप ना पाठ का जो है पाठ्य पुस्तक पढ़ो दोबारा से, अगर नहीं समझ आए फिर दोबारा पढ़ो उसको। ऑप्शन नंबर तीसरा है, बच्चों से पढ़ी गई पाठ्य वस्तु पर प्रश्न पूछे जाए। या फिर क्या है, जैसे आप बच्चों ने जो पाठ पढ़ लिया है, अब आप उससे ना बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे पाठ पूरा हो गया है,
समझ लो उस वो जो पार्ट था वो था पेड़ों के ऊपर था। तो आपने ना उससे पूछा अच्छा बताओ कि ना पेड़ों का रंग कैसा होता है, तो बच्चे बोलेंगे मैम हरा होता है। फिर उसके बाद पूछेंगे अच्छा बताओ पेड़ों पे कौन कौन से फूल लगते हैं, तो बच्चे ना अलग अलग उत्तर देंगे, ये फूल है मैम इसके अंदर। और जो पार्ट के अंदर बताया गई चीज़ें हैं, जैसे उसमें फूल के बारे में बताया है, फल के बारे में बताया है, उसमें बताया अंकुरित कैसे होते हैं, कौन से महीने में ना कौन सा पौधा होता है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई है। तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को बच्चों से पूछोगे, तो बच्चे जब उसको जवाब देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ने ढंग से पाठ को पढ़ा है और उसको क्या है, उसकी जो है पढ़ने की जो समझ का विकास हुआ है और वो उस कौशल में ठीक है। तो आपको उसके क्वेश्चन जब तक आप नहीं पूछोगे, जब तक बच्चा जवाब नहीं देगा तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या है, उनके लिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने बच्चे को खुद स्वाध्याय पाठ पढ़ाया है या खुद बच्चे ने पाठ पढ़ाया है तो आप उनसे क्वेश्चन करेंगे। अगर जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक बच्चा आंसर नहीं देगा, तो उसे पता ही नहीं होगा कि पाठ में है क्या। और आप कैसे पता करोगे कि बच्चे को पता है नहीं पता है? आप तभी पता कर सकते हो जब आप पढ़ाओगे और उनसे क्वेश्चन करोगे, और तो तब बच्चे आंसर देंगे, तभी पता चलेगा। और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बच्चे सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे खुद पाठ पढ़ रहे हैं और जब टीचर क्वेश्चन कर रही है तो वह बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, बच्चे खुद से कुछ करके एक नई नई चीज़ों के आंसर दे रहे हैं। तो इसलिए ना इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8वां। 8वें में क्या बताया गया है? 8वें में बताया गया है भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। मतलब क्या है कि भाषा शिक्षण, हम बच्चों को भाषण का जो शिक्षण दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, इसमें उद्देश्य क्या है, इसका मूल्यांकन करने की कौन कौन सी विशेषता है इसके अंदर, कि भाई भाषा शिक्षण जो बच्चों को दे रहे हैं वो किस उद्देश्य से दे रहे हैं, उसका मूल्यांकन करेंगे हम। ऑप्शन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ एवं विभेदकारी। वस्तुनिष्ठ क्या है कि कौन सी जो है इसके अंदर जो है वस्तु है जो बच्चों को पढ़ाई जा रही है उसमें क्या क्या है, क्या निष्ठा है उसके अंदर। विभेदकारी मतलब अलग अलग कैसे कर रही है ये। ऑप्शन नंबर 2 है व्यापकता। व्यापकता क्या मतलब है, पूरा व्यापक, पूरे चारों तरफ की सब चीज़ें होती है, कि मतलब उसमें पूरा इतना बड़ा पाठ है कि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब क्या है, ज्ञान अर्जित हो रहा है, व्यापक रूप में है। ऑप्शन और व्यवहारिकता। व्यवहारिकता किसे कहते हैं कि वो जो ज्ञान है वो व्यवहार के रूप में आ रहा है। अगर कोई बच्चे को उस पाठ में कुछ चीज़ मतलब भाषण शिक्षण आपने दिया है तो क्या है, वो व्यापक है, उसमें ज्ञान मिल रहा है, लेकिन वो ज्ञान जो है वो व्यवहार में भी आ रहा है उसके। कि अगर समझ लो आपने कोई अनुशासन पे पाठ पढ़ाया है कि हमें मतलब स्कूल अनुशासन है हमारे कि स्कूल समय पे पहुंचना चाहिए और हमारे को अपने ना पढ़ने का जो समय है बिल्कुल निश्चित करना चाहिए, खेलने का भी एक समय निश्चित होता है और खाने का भी समय निश्चित होता है। तो बच्चों को एक डिसिप्लिन, आप अनुशासन सिखा रहे हो, तो क्या है बच्चे ने व्यापक रूप में उस सारे अनुशासनों को पढ़ा और फिर उसके बाद वो क्या है व्यवहारिक हो रहा है, वो उसके जीवन में भी आ रहा है अनुशासन। अब बच्चा समय पे ही बिल्कुल स्कूल जा रहा है, उसके बाद अपने घर में ना भोजन करने का भी उसका एक समय है, फिर उसका खेलने का भी एक समय है और फिर शाम को होमवर्क करने का, पढ़ने का भी एक समय है। तो बच्चे ने जो चीज़ सीखी और उसको क्या है वो अपने जीवन में उतार रहा है, वो उसको व्यवहार में लेकर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है विश्वसनीयता और वैधता। विश्वसनीयता मतलब क्या है, जो भी चीज़ भाषा शिक्षण में आती है वो विश्वास की चीज़ है, कि मतलब यही है, ये नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ मतलब बच्चों को पढ़ा दिया है और उसका मतलब वो विश्वासी नहीं है, बस ये है कि हाँ पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। वो जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी वो एक विश्वास पे कि हाँ ये यही होता है। अगर बच्चों को आपने बताया है क्या कहते हैं कि ये पौधे जो होते हैं वो हमारे को क्या कहते हैं कि ना ऑक्सीजन देते हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो ये विश्वसनीय है, ये है, वास्तविकता है ये चीज़। तो इसलिए तो बच्चों को क्या विश्वास चीज़ और वैधता जो बिल्कुल सही है, तो यही क्या है और इसका है भाषा शिक्षण के अंदर विश्वसनीयता और वैधता। और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी, या फिर ये है चारों ही है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर 2। क्यों? व्यापकता होनी चाहिए और फिर वो क्या है व्यवहार में आनी चाहिए, क्योंकि भाषा शिक्षण का उद्देश्य ही तो यही है कि भाई भाई हम भाषा शिक्षण बच्चे को दे रहे हैं, भाषा का विकास ही तो करने के लिए दे रहे हैं कि भाई जो भी चीज़ है बच्चे पे व्यापक हो और उसकी वो व्यवहार के अंदर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा उद्देश्य ज्ञान पक्ष से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा जो उद्देश्य है जो ज्ञान मतलब क्या होता है, शिक्षा जो जिसके लिए बच्चे स्कूल आते हैं, कि उस ज्ञान से पक्ष से जो है संबंधित है ही नहीं।
ऑप्शन नंबर 1 वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। वैचारिक क्या होता है, जिस चीज़ पे आप विचार कर रहे हो उस विषय का जो है, वस्तु का जो है ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर दूसरा है भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, या फिर क्या है भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर तीसरा है रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, या फिर क्या है रचना के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 है बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, या फिर क्या है आपने जो चीज़ सुन रहे हो उसका बोध कर रहे हो, ज्ञान ले रहे हो चीज़ का, तो क्या है उस योग्यता को प्राप्त करना। तो देखो उसने जो क्वेश्चन के अंदर ना हमसे पूछा है नहीं है, नेगेटिव पूछा है। देखो बाकी की जो ऑप्शन है वो सारे पॉजिटिव है, सिर्फ ओनली इसमें से एक नेगेटिव क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कि मतलब जो विषय वस्तु का जो है ज्ञान प्राप्त करना, तो उसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। तो आप हमेशा क्वेश्चन के अंदर देखेंगे पहले वो नेगेटिव तो नहीं पूछ रहा, क्योंकि देखो उस क्वेश्चन में अगर नेगेटिव पूछा है तो बाकी सारे जो है ऐसे उसमें आपको 3 ऑप्शन पॉजिटिव मिलेंगे जो बिल्कुल सही होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा, तो आपको नेगेटिव ही टिक करना। तो उसका पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। भाई भाषा शिक्षण मतलब भाषा को जो बच्चों को हम शिक्षण दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्यों दे रहे हैं, किस कारण। क्योंकि देखो बच्चों को अगर आप कुछ चीज़ भी सिखा रहे हो, कुछ भी सिखा रहे हो, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। अगर स्कूल के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ाओगे, कक्षा में आप एक टीचर हैं और बच्चों को आप कुछ भी पढ़ाओगे, तो हर एक चीज़ का एक उद्देश्य है। अगर आप बच्चे को श्रुत लेख, अगर आप राइटिंग भी करवाते हो ना बच्चों को, कभी कभार कक्षा के अंदर होता है कि बच्चों को आज श्रुत लेख लिखो, तो आप राइटिंग भी आप बच्चों को लिखवा रहे हो ना, तो वो भी उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे का जो लेखन कौशल है बहुत सुंदर होना चाहिए, उसके लिखने की कला भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और देखने में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो सबसे जो ज़्यादा प्रभाव डालता है वो बच्चे का लेखन कौशल पर डालता है, क्योंकि लिखने की कला जितनी अच्छी होगी तो बच्चे के लिखने से ही पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है कितनी बातों को समझता है और वो कितने अपने भावों को व्यक्त कैसे कर रहा है। तो इसलिए हम उसके राइटिंग भी लिखवाते हैं, तो वो भी हमारा कोई मकसद होता है। इसलिए स्कूल में जो भी चीज़ कराई जाती है उसका कोई ना कोई जरूर मकसद होता है। ऑप्शन नंबर 1 है पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके। क्या भाषा शिक्षण इसलिए करवाया जाता है कि कोई भी कुछ भी वो अगर पढ़ रहा है तो पढ़ के जो है उस चीज़ को वो अर्थ उसका ग्रहण कर सके कि ये ऐसा क्यों है। अगर चैप्टर हर एक जो पार्ट होता है उसका एक उद्देश्य होता है, तो हर एक पार्ट का एक उद्देश्य अलग अलग होता है, तो उसने पार्ट को पढ़ा तो उसका उद्देश्य ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर दूसरा है बोलकर अपनी बात कह सके, या फिर भाषा शिक्षण इसलिए है कि वो अगर सामने वाले ने या फिर आप टीचर हैं, अगर आपने कोई बच्चे से क्वेश्चन किया है तो बच्चा क्या है उसका सही आंसर दे सके, मतलब केवल इसलिए होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है दूसरों की बात सुनकर समझ सके, या फिर आप टीचर ने अगर कोई बात बच्चे को बोली है तो बच्चे को जब तक भाषा का शिक्षण नहीं होगा तो वो टीचर की बात को समझेगा कैसे। आप उसको बच्चे को सिखा रहे हो कि शब्दों को जोड़ो, जब उसको यही नहीं पता कि शब्द क्या होते हैं, मैडम कह क्या रही है, बस क्लास में मूक दर्शक की तरह बैठा हुआ है, नहीं वो क्या है कि वो टीचर की बात को जब वो सुनेगा कि मैम ऐसे कह रही हैं तो क्या है उसके अंदर समझ का ज्ञान होगा, तो क्या है दूसरे तो तभी वो कोई आगे कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी, तो क्या है या फिर ये सारी चीज़ होनी चाहिए, तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। भाई देखो भाषा शिक्षण के लिए का जो उद्देश्य है वो यही है कि ये सारी बातें होनी चाहिए बच्चे के अंदर, तभी तो वो किसी भी बात को मतलब ना काम करेगा, सीखेगा, बोलेगा, इसलिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी।